गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका खाद। खाद को इंग्लिश में बोलते हैं मैन्योर। क्या बोलते हैं? मैन्योर बोलते हैं। ठीक है। और आपका जो जैव उर्वरक था वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। उसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है। इसके बाद में आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं या जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछली कक्षाओं में, उन सब का मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए, तो वो 1 या 2 दिन में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। या फिर हो सकता है मैं खाद और जैव उर्वरक दोनों को एक साथ क्वेश्चन डाल दूं, उसके सारे क्वेश्चन एक साथ, तो ठीक है, तो आपको अवेलेबल हो जाएगा कैसे भी करके। और खाद के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी, खाद के बारे में हमने चर्चा कर ली थी पहले। ठीक है। अब देखो इसके अंदर खाद क्या होता है। तो सबसे पहले खाद शब्द है। कौन सा शब्द है? खाद शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? चलो बताइए आप लोग। मैंने पहले आपको बता दिया है पिछली वीडियो में, अभी और बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये बताओ कि खाद कौन सी भाषा का शब्द है और कौन सी भाषा का शब्द है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो खाद है वो कौन से शब्द से लिया गया है। ठीक है। आपका खाद है वो कौन से शब्द से लिया गया है। क्लियर है? तो खाद, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन्योर, मैन्योर बोलते हैं। ठीक है। खाद संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। और खाद्य से लिया गया है। और खाद्य का जो संस्कृत भाषा का खाद्य शब्द है उससे लिया गया है, और इसका अर्थ होता है भोजन। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, भोजन होता है इसका अर्थ। ठीक है। खाद शब्द संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है भोजन। अब ये तो हो गया किसका भोजन होगा? पेड़ पौधों का भोजन होगा यहाँ पर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैन्योर। मैन्योर जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? पता होगा आप लोगों को। फ्रांसीस भाषा से लिया गया है। फ्रांसीस भाषा से लिया गया है। फ्रांसीस भाषा से लिया गया है। ठीक है। और जो फ्रांसीस भाषा का जो शब्द है वो है मोनावर। ठीक है। और मोनावर का अर्थ होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो खाद शब्द है वो मैन्योर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मैन्योर। और जो इंग्लिश में जो शब्द बना है मैन्योर, वो फ्रांसीस भाषा के मोनावर से बना है। और मोनावर का क्या अर्थ होता है? बढ़ना होता है। बढ़ना मतलब ये क्या करता है? भोजन अवेलेबल कराता है जिससे पेड़ पौधे ग्रोथ करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। क्लियर है? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खाद कौन सी भाषा का शब्द है? खाद शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? संस्कृत का होगा। और मैन्योर जो शब्द है वो फ्रांसीस भाषा का लिया गया है। फ्रांसीस भाषा से लिया गया है। ठीक है। अब देखते हैं जो खाद होता है। ठीक है। खाद होता है वो कौन कौन सी विधियों से बनाया जा सकता है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी फसलों में कितनी मात्रा में, और इसमें पोषक तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि हम बात करें कि खाद के अंदर हम बात करें कि पोषक तत्व की मात्रा की, किसकी बात करें? पोषक तत्व की मात्रा की। तो पोषक तत्व की मात्रा की बात करते हैं तो पोषक तत्व, इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आवश्यक होते हैं। जो किसके लिए आवश्यक होते हैं? पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होने वाले सभी पोषक तत्व खादों में उपस्थित होते हैं। अब खादें कितने प्रकार की होती है? खाद 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अब कौन कौन सी होती है? ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, एक तो होती है स्थूल कार्बनिक खादें, एक तो होती है स्थूल कार्बनिक खादें। ठीक है। और एक होती है भारी कार्बनिक खादें। ठीक है। कौन कौन सी होती है? स्थूल या भारी
एक तो हो गई स्थूल या भारी, स्थूल या भारी कार्बनिक खाद्य, क्योंकि खाद होती है कार्बनिक खाद्य। देखो यहाँ पर स्थूल या भारी कार्बनिक, या फिर इसको बोलते हैं बल्कि कार्बनिक खाद्य, ठीक है। देखो इसके अंदर ये कौन सी खादें होंगी, सबसे पहले थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूँ इसके बारे में। खाद, अब खाद का हम खेतों में प्रयोग करते हैं तो इसका जो प्रभाव होता है वो लगभग 2 से 3 वर्षों तक बना रहता है। कितने वर्षों तक बना रहता है? 2 से 3 वर्षों तक इनका प्रभाव बना रहता है। मतलब ये क्या करते हैं कि इसके अंदर पोषक तत्व अवेलेबल करवाते रहते हैं पेड़ पौधों को, फसलों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थूल कार्बनिक खादें हैं इसके बारे में हम बता रहे थे। तो हमारा जो स्थूल कार्बनिक खादें होंगी इनके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या होगी कि मात्रा अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। किसकी? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी इसके अंदर। किसकी मात्रा अधिक होगी? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक। और वह पोषक तत्व की मात्रा, पोषक तत्व की मात्रा क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक और पोषक तत्व की मात्रा क्या होगी? कम होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए यही चीज है यहाँ पर कि इसमें क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी और इसमें किसकी? पोषक तत्व की मात्रा कम होगी। अब ऐसी कौन कौन सी खादें हैं? ऐसी कौन कौन सी खादें हैं? देखो, फार्म यार्ड मैन्योर, FIM, फार्म यार्ड मैन्योर होगा, मतलब गोबर की जो खाद होती है, फार्म की जो खाद होती है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपकी जितनी भी आपके जो मल होता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पेड़ पौधों से बनाकर, जो पत्तियों से बनाकर पेड़ पौधों, घास फूस से बनाई गई खाद होती है वो आ जाती है। पेड़ पौधों के अवशेषों से निर्मित खाद, ठीक है। तो ये जो इसी प्रकार से हरी खाद, ठीक है, हरी खाद हो गई, ठीक है। ये जो सारी खादें होती है, जैसे आपकी वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये जो खादें होती है ये सारी की सारी कौन सी होती है? भारी या कौन सी? स्थूल या फिर बल्कि कार्बनिक खादें होती है। कौन कौन सी खादें होती है? कौन कौन सी होती है? भारी, स्थूल या बल्कि कार्बनिक खादें ऑर्गेनिक मैन्योर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में ये तो 1 नंबर आ गया। फिर दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, दूसरी जो खादें होती है वो सांद्रित खादें होती है। सांद्रित खादें, अब सांद्रित खादें कौन कौन सी होती है? जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम, वह पोषक तत्वों की मात्रा अधिक। तो ये जो खादें होंगी वो क्या कौन सी खादें कहलाएगी? सांद्रित खादें कहलाएगी। कौन सी खादें कहलाएगी? सांद्रित खादें कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी? स्थूल, भारी या कार्बनिक खादें, स्थूल, भारी या कार्बनिक खादें, ठीक है। और ये कौन सी खादें हो जाएगी? सांद्रित खादें, कांस्टेंट खादें होती है या मैन्योर कह सकते हो इसको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसमें पोषक तत्व की मात्रा कम और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा, और इसमें क्या होगी? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम और क्या होगा? इसके अंदर आपकी पोषक तत्व की मात्रा अधिक होगी। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें समझ में आ गई। इसके बाद में मैं इसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूं। देखो, रक्त का चूरा, जैसे वो होता है आपके जिसे जहां पर पशु करते हैं,
ठीक है। मांसाहारी जो क्षेत्र होता है, मांसाहारी भोजन होता है, वहाँ पर क्या होता है, पशुओं की कटाई, जैसे मुर्गे की कटाई होती है, बकरे की कटाई होती है, इसी प्रकार से बहुत सारे पशुओं की कटाई की जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, रक्त बहकर क्या होता है, बाहर जाता है, वो क्या कर लिया जाता है, उसको सूखा लिया जाता है और उसका चूरा बना लिया जाता है। तो रक्त का जो चूरा होता है, मांस के टुकड़े होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक प्रकार के अधिक पोषक तत्व युक्त होते हैं। इसी प्रकार से हड्डियों का चूरा, ठीक है, हड्डियों का चूरा हो गया, ठीक है, रक्त का चूरा, मांस, हड्डियों का चूरा, ठीक है। इसी प्रकार से ग्वानो, अब ग्वानो क्या होता है, ये एक प्रकार की, कहने का मतलब है जब समुद्र में काफ़ी सारे जीव मरते हैं, अब समुद्र होता है तो उसमें काफ़ी सारे जीव मरते हैं, जैसे मछलियाँ मर जाती है, कीट पतंगे मर जाते हैं, उसके जो जलीय जीव होते हैं, छोटे बड़े जीव होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, मरते ही हैं। मरने के बाद में कुछ को तो क्या करते हैं, कुछ जीव खा जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, नीचे जाकर पेंदे में बैठ जाते हैं। या फिर मान लो उन जीवों के अंदर हड्डियाँ कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती है जिनको जीव खा नहीं पाते, नष्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो पेंदे में जाकर बैठ जाती है। काफ़ी सारे जीव होते हैं वो मृदा में, उसकी जो भूमि सतह होती है उसके नीचे मर जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, मतलब उन पदार्थों से युक्त जो क्षेत्र होता है या मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी क्या कहलाती है, आपकी ग्वानो कहलाती है। मतलब ये कह सकते हो इसको कि ऐसी मिट्टी जिसमें जीवों के अवशेष मिले हुए होते हैं बहुत सारी मात्रा में, तो क्या कहलाता है, ग्वानो कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्वानो कहलाता है, ठीक है। तो ग्वानो हो गया, रक्त का चूरा हो गया, मांस हड्डियों का चूरा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी, जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे जो पशु होते हैं, क्या होते हैं, पशु होते हैं। और जैसे हम बात कर लेते हैं पशुओं के जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे हड्डियां हो गई, सींग हो गए, सींगों का चूरा भी कह सकते हो। और सींग बायोडायनेमिक खेती में काम में आती हैं, पशुओं के सींग होते हैं। ये सब किस में आते हैं, सांद्रित खादों के अंदर आते हैं। किस में आते हैं, सांद्रित खादों के अंतर्गत आते हैं। ग्वानो के अंदर आप समझ गए कि ये समुद्री जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं, उसके बाद में जो बचता है वो क्या कहलाता है, वो नीचे बैठ जाने के बाद में मिट्टी युक्त जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, ग्वानो कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सांद्रित खाद्य, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है, जबकि इसमें स्थूल या भारी कार्बनिक खाद्य होती है, उनमें कार्बन पदार्थ की मात्रा अधिक और पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, ठीक है। इसके अंदर आपकी वो भी आ जाएगी, खलियाँ हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से उतार लिया होगा इसको। तो दोनों की परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा और इसमें कम पाई जाती है। देखो यहाँ पर आपकी जो कंपोस्ट होती है, खाद आपकी कंप्लीट हो गई। इस प्रकार की दो प्रकार की खादें होती है, स्थूल और कार्बनिक खादें, और एक होती है सांद्रित कार्बनिक खादें, ठीक है। तो ये दो प्रकार की कार्बनिक खादें होती है। इसके बाद में कंपोस्ट की बात करते हैं। कंपोस्ट, अब कंपोस्ट क्या होता है, इसके बारे में आप जानते हो तो कमेंट करके बताइए, कंपोस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपोस्ट का अर्थ होता है कि यदि हम किसी भी पदार्थ को यदि जैसे मान लो कोई भी फसल अवशेष है, पशुओं के अपशिष्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके जैसे कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सड़ गल कर तैयार हो सके, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कार्बनिक पदार्थ हो सड़ गल कर तैयार हो सके, तो उन्हें क्या करते हैं, हम किसी एक क्षेत्र में क्या कर लेते हैं, दबा देते हैं। क्या कर लेते हैं, दबा देते हैं। और दबाने के बाद में उससे कुछ समय के पश्चात वो सड़ गल कर तैयार हो जाती है। तो उससे बना हुआ जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, कंपोस्ट कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं पेड़ पौधों, पशु अपशिष्ट और पेड़ पौधों के अवशेष, फसली अवशेष आदि को एक जगह सड़ा गलाकर तैयार किया गया जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, आपका कंपोस्ट कहलाता है। क्लियर है। और कंपोस्ट में क्या होता है, पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है।
यहाँ पर मैं खाद में एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि खाद में जो पोषक तत्व की मात्रा होती है, पोषक तत्व की मात्रा, देखो पोषक तत्व की जो मात्रा होती है, पोषक तत्व प्रमुख रूप से NPK, वैसे तो इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें पोषक तत्व की जो मात्रा होगी वो 0.25%, 0.50% और 0.25%, ठीक है। इस प्रकार से इस क्रम में क्या पाया जाता है, इसमें पोषक तत्व की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब यदि हम इसे खाद को अच्छे से सड़ा गलाकर तैयार करते हैं, ठीक है, और इसी प्रकार से मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे आपका पशुओं का मूत्र होता है, तो पशुओं के मूत्र में जो यूरिया पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मूत्र में यूरिया, और यूरिया कितनी प्रतिशत पाया जाता है, 2% यूरिया पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो खाद है उसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा होगी NPK, और NPK की मात्रा 0.25, 0.5 और 0.25% पाई जाती है। इसी प्रकार से जो यूरिया है, यूरिया में मूत्र की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाएगी, 2% पाई जाती है। क्लियर, कोई दिक्कत है? देखो खाद के अंदर हम सभी चीजें लेते हैं, जो पशु अवशेष पदार्थ होता है, जैसे गोबर हो गया, ठीक है, तो गोबर और पशुओं का जो मूत्र होता है, मूत्र से सनी हुई जो मिट्टी होती है वो भी किस में लेते हैं, हम खाद में ही काम में लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें NPK की मात्रा, इसमें इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो पशु होते हैं उनके लिए बिछावन भी बिछाते हैं, तो बिछावन में भी कुछ पोषक तत्व होंगे, तो बिछावन में कौन से पोषक तत्व आएंगे, बिछावन में कौन से, जो इनमें होंगे, क्योंकि पशु जब बैठेगा तो वहीं पर गोबर करता है, वहीं पर क्या करता है, मूत्र करता है, तो ये दोनों चीजें उसमें मिल जाती है, और इतनी मात्रा में क्या होता है, इसमें बिछावन में भी क्या होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पोषक तत्व की मात्रा खाद में कितनी हो जाएगी, 0.25, 0.5 और 0.25%, और इसी प्रकार यूरिया में 2% मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में कंपोस्ट तैयार करने की विधियां, कंपोस्ट तैयार करने की विधियां देखते हैं। तो विधियों के अंदर सबसे पहले आती है इंदौर विधि। इंदौर विधि, देखो इसमें इंदौर विधि क्या है, इंदौर विधि के बारे में हम बात करते हैं। तो इंदौर जो विधि है ये कब बनी ही, कहाँ पे बनी थी, किसने विकसित किया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1924 से लेकर 1931 तक विकसित हुई, 1924 से लेकर 1931 तक विकसित हुई, ठीक है। ये विधि सबसे आसान सरल विधि मानी जाती है, ठीक है। इंदौर विधि का क्या है, यहाँ पर 1924 से 1931, और ये सबसे आसान विधि मानी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में यदि हम बात करें कि इसकी खोज किसने की, इसका विकास किसने किया, तो यहाँ पर जो विकास किया था इसके वैज्ञानिक जो थे, वैज्ञानिक थे ए हावर्ड व यशवंत डी वाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर यशवंत डी वाड़ा, ए हावर्ड ने इसका विकास किया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, एक नाली बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, नाली बनाई जाती है, या फिर इसको क्या कह सकते हो, बेड बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, बेड बनाई जाती है। और उस बेड के अंदर जो इसकी कैरी की, या कैरी कह सकते हो, बेड कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, जो कंपोस्ट बनाने के लिए हम जो बनाते हैं, मतलब नाली बना सकते हो, ठीक है। तो जो नाली होती है उसकी लंबाई आप चाहे तो इसकी लंबाई कितनी भी रख सकते हो, आपके जो पशुओं की संख्या के आधार पर, लेकिन कम से कम 6 मीटर तो आपको रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। संख्या कितनी भी रख सकते हो नालियों की, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, कितनी भी संख्या रख सकते हो पशुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। अब इसके अंदर जो गहराई होगी वो 1 मीटर रखनी है, क्या रखनी है, सॉरी गहराई 1.5 मीटर रखनी है, ठीक है। और जो चौड़ाई रखनी है, चौड़ाई वो रखनी है आपको 1 मीटर रखनी है, कितनी रखनी है, 1 मीटर। देखो यहाँ पर लंबाई 6 मीटर रखनी है, गहराई 1.5 मीटर रखनी है, और चौड़ाई 1 मीटर रखनी है, ठीक है। तो ये लंबाई, गहराई और चौड़ाई हो गई,
किसके लिए? यहाँ पर इंदौर विधि। कौन सी विधि हो गई? इंदौर विधि। यहाँ पर वैज्ञानिक कौन है? ए होवार्ड व यशवंत डी वार्ड। और इसके अलावा लंबाई, गहराई और चौड़ाई। यहाँ पर आप जो चौड़ाई है वो 1 मीटर रखनी है आपको। कितनी रखनी है? 1 मीटर। और गहराई कितनी रखनी है? 1.5 मीटर। इससे ज्यादा गहराई नहीं रखनी है, अन्यथा फिर गोबर को जो कंपोस्ट बन जाएगा उसको बाहर निकालने में दिक्कत होती है। तो इसकी चौड़ाई इतनी रखते हैं, लंबाई गहराई इतनी रखी जाती है। और यहाँ पर लंबाई चाहे से आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन क्या करना है आपको? यहाँ पर यह निश्चित रखना है। क्लियर है? ठीक है। अब यदि हम बात करें कि इसमें जो कंपोस्ट तैयार होता है वो कितने माह में तैयार होता है, तो यहाँ पर 4 माह में जो गोबर से कंपोस्ट तैयार किया जाता है, जो कंपोस्ट तैयार किया जाएगा वो 4 माह में, सभी विधियों में मान सकते हो आप, 4 माह में तैयार हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके द्वारा जो बना हुआ कंपोस्ट होगा उसमें NPK की मात्रा, NP अनुपात के की मात्रा, तो यहाँ पर देखो 0.25, 0.5, 0.25 मूत्र में यूरिया की मात्रा 2% होगी। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर है 1.0 से 1.2, या फिर आप कह सकते हो इसको 1% भी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? 1% कह सकते हो। इसको 0.5 से 0.9% कह सकते हो, या फिर इसको 1.5% मान सकते हो। यहाँ तक एवरेज है। ठीक है। और इसका हो जाएगा 1.2 से 1.5%, 1.2 से 1.5%। तो यहाँ पर जो वेरिएशन है, देखो गोबर के अंदर जो पोषक तत्वों की मात्रा थी वो कितनी थी? 0.25, 0.25। अब हमने जब इसको कंपोस्ट में तैयार किया तो कितनी हो गई इसकी मात्रा? 1 से 1.5, 0.05 से 0.9 और 1.2 से 1.5% इसकी पोषक तत्वों की मात्रा हो गई। अब देखो इसके अंदर, यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसके अंदर तापमान और तापमान जो होता है उसका 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रखा जाता है। ठीक है। या फिर आप इसको वेरिएशन में लिख सकते हो, मतलब इसका फिक्स नहीं है, वेरिएशन भी लिख सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। देखो न्यूनतम तापमान कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रख सकते हो। ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? इंदौर विधि हो गई। ठीक है। कौन सी विधि हो गई? इंदौर विधि हो गई। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं, जो अगली विधि है वो है बेंगलोर विधि। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सी विधि आ जाएगी? बेंगलोर विधि, दूसरी विधि, 2 नंबर की विधि। बेंगलोर विधि, इसको बोलते हैं आचार्य विधि बोलते हैं, आचार्य विधि बोलते हैं इसको। ठीक है। अब कौन सी विधि आ गई? बेंगलोर या आचार्य विधि। देखो इसको आचार्य विधि क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका विकास किसने किया था? CN आचार्य ने। किसने किया था? CN आचार्य ने इसका विकास किया था। किसने किया था? CN आचार्य ने इसका विकास किया था। वैज्ञानिक का नाम CN आचार्य हो गया। ठीक है। CN आचार्य या बेंगलोर विधि हो गई। क्लियर है? अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि आपकी जो पोषक तत्व की मात्रा होगी वो कितनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर NPK की मात्रा 0.5 से 1.2% या फिर 1% मान सकते हो इसको, 1%। इसके बाद में इसमें 0.5 से 0.9% और इसमें 0.5 से 1.2% इसमें पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। 0.5 से 1%, 0.5 से 0.9% और 0.5 से 1.2% इसमें पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। और इसका जो आविष्कार हुआ था वो है
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यहां पर इसका विकास हुआ था। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रयोग करने की है, इसके अंदर यही इसकी सामान्य जानकारी है। बेंगलोर विधि है, आचार्य विधि है, CN आचार्य ने इसका विकास किया था। NP की मात्रा 0.5 एक से, और जो इसका आकार रहेगा वही रहेगा 6 मीटर 1.5 मीटर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर फिट में भी दिया जा सकता है, फिट में कन्वर्ट करना जानते हो। 1 मीटर में 3 फीट के आसपास होता है लंबाई, तो 3 तिया 6 18 फीट लंबाई हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी मतलब 4.5 फीट गहराई, और इसकी 3 फीट हो जाएगी क्या चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से फिट में इसकी साइज वही रहेगी जो आपकी इंदौर विधि की है। ठीक है, इसके बाद में इसका आविष्कार किसने किया था? CN आचार्य ने किया था। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगली विधि है वो है आपकी नेडेफ विधि, नेडेफ विधि। और ये जो विधि है वो सबसे महंगी है, सबसे महंगी विधि। विकास कब हुआ था? 1924 में। वैज्ञानिक नेडेफ काका ने इसका आविष्कार किया था। आकार वही रहेगा इसके अंदर, आकार इसमें नेडेफ विधि में अलग होता है। इसमें इन दोनों विधियों में क्या किया जाता है? भूमि के अंदर बनाई जाती है नालियां, या भूमि की सतह के ऊपर। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, जैसे आपकी बिल्डिंग बनती है ना, वैसे भूमि की सतह के ऊपर ही बनाई जाती है। कच्ची या पक्की प्रकार की क्या बनाई जा सकती है? यहाँ पर एक जैसे आपका कमरा बनता है वैसे, और उसमें क्या किया जाता है? एक छिद्र छोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह सबसे महंगी विधि है, 1924 में बनी थी या विकसित हुई थी, और इसके आविष्कार करता है नेडेफ काका। ठीक है, नेडेफ काका ने इसका आविष्कार किया था। और इस विधि में जो आपकी जो खाद है, गोबर की खाद, वो बहुत कम काम में ली जाती है, कम काम में ली जाती है, कम काम में लिया जाता है। क्या? गोबर कम काम में लिया जाता है इसमें, और बाकी जो फसली अवशेष होता है वो सबसे ज्यादा इसमें काम में लिया जाता है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं कि इसके अंदर भी जो समय है, समय वो इसमें भी हो जाएगा 4 माह। खाद तैयार होने का जो समय है वो कितना हो जाएगा? 4 माह हो जाएगा। इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। और इसके अंदर क्या रह गया? अब आपका जो इसके अंदर रह गया पोषक तत्व की मात्रा, NPK। चलो इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर लिखवाते हैं। NPK की मात्रा लिखो 0.5 से 1%, 0.5 से 0.9%, और 0.5 से 1.2%। KPN NPK PK KPN NPK। ठीक है, तो इस प्रकार NPK की मात्रा 0.5 से 1%, 0.5 से 0.9%, और 0.5 से 1.2% इसमें क्या पाई जाती है? NPK की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, 1924 में विकसित की गई सबसे महंगी विधि है। वैज्ञानिक कौन है? नेडेफ काका है। 4 माह में तैयार होता है। क्लियर है? इस प्रकार से इसमें गोबर कम काम में लिया जाता है, जबकि फसली अवशेष बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। ठीक है, अब आगे है जो ये कंपोस्ट है, इसकी कितनी मात्रा हम प्रयोग करते हैं, कौन सी फसल में कितनी मात्रा प्रयोग करनी है हमें, इसकी चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है,
जो फसलें होती है, फसलों में कंपोस्ट 10 से 15 टन सभी फसलों में। जैसे दलहनी में थोड़ी कम कर सकते हो आप प्रयोग, वरना आपको जो खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे आपकी गेहूं वाली, अनाज वाली जो फसलें हैं, उनमें आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से 15 टन। और इसके अलावा जो सब्जियां आती है, सब्जियां होती है, सब्जियों में कंपोस्ट की मात्रा आपकी 20 से 25 टन। और कंपोस्ट प्रयोग करने का समय, तो समय है बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व। कितने सप्ताह पूर्व? 3 से 4 सप्ताह पूर्व, मतलब लगभग 21 से 28 दिन, मतलब 1 महीने पूर्व, 1 माह पूर्व भी कह सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन आ सकता है आपके लिए कि कितने समय पूर्व करते हैं, 1 माह पूर्व भी कह सकते हो यहाँ पर। तो 1 माह पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? और मैं टाइम देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये विधि हो गई आपकी, कंपोस्ट बनाने की विधियां कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्ट। क्या पढ़ेंगे? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है? देखो, कंपोस्ट ही है एक प्रकार का, वो भी क्या है? कंपोस्ट, लेकिन वर्मी लग गया उसके आगे। क्या लग गया? वर्मी। वर्मी कंपोस्ट। देखो, वर्मी कंपोस्ट जो है वो किस प्रकार तैयार किया जाता है। यहाँ पर जो गोबर होता है, गोबर की खाद होती है, गोबर होता है, उसको क्या किया जाता है? केंचुओं के द्वारा खाकर अपनी आहार नाल से पीछे की तरफ एक अपशिष्ट बनाया जाता है, गोलिकाएं बनाई जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपका वर्मी कंपोस्ट होगा वो क्या होगा, इसके अंदर तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार होगा? जब केंचुए गोबर और मिट्टी को खाकर पीछे गोलिकाओं के रूप में निकाल देते हैं, तो बना हुआ जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में जान गए आप लोग। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट होने के पश्चात हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने प्रकार के केंचुए पाए जाते हैं, कौन कौन से केंचुए होते हैं। यदि हम बात करें कि पूरे विश्व में लगभग 700 प्रजातियां हैं केंचुए की। कितनी प्रजातियां हैं? 700 प्रजातियां हैं। कितनी है रे? 700। इसमें से लाभदायक जो प्रजातियां हैं वो है 293 293 प्रजातियां लाभदायक है। और लाभदायक होने के साथ साथ, और यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट है वो यहाँ पर कितने माह में तैयार हो जाता है? लगभग 2 माह में तैयार हो जाता है। कितने माह में तैयार हो जाता है? 2 माह में। ठीक है, वो तापमान आगे देखेंगे कितनी प्रतिशत नमी होनी चाहिए, 30% नमी होनी चाहिए, 25 से 30% तापमान होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हम देखेंगे। विश्व में 700 प्रजातियां केंचुए की उपलब्ध है। उनमें से केवल लाभदायक जो प्रजातियां हैं वो 293 है, और इनमें से भी कुछ ही प्रजातियां हैं जो बहुत उपयोगी है या लाभदायक है किसानों की दृष्टि से। इसकी दृष्टि से, किसानों की दृष्टि। यहाँ पर लाभदायक प्रजातियों का मतलब नहीं है कि खेती से संबंधित है, और किसी चीजों में भी लाभदायक होते हैं। तो लाभदायक प्रजातियां हैं 293, और इनमें से 3 प्रजातियां हैं वो किसानों के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। अब 3 प्रजातियां कौन कौन सी होती है? पहली एपिजिक, दूसरी होती है वो होती है डायोजिक, और तीसरी होती है वो होती है एंडोजिक। देखो, एपिजिक 3 प्रमुख प्रजातियां होती है, एपिजिक, डायोजिक और एंडोजिक। 3 प्रजातियां होती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो एपिजिक है, डायोजिक है और एंडोजिक है, तो यहाँ पर 3 प्रजातियां हैं।
तीनों ही क्या होती है, किसानों के लिए लाभदायक मानी जाती है, खेती की दृष्टि से लाभदायक मानी जाती है। तो एपीजिक है, देखो एपीजिक जो प्रजाति है ये लगभग 1 मीटर से कम गहरी, 1 मीटर से कम गहराई पर पाई जाती है, 1 मीटर से कम गहरी या गहराई पर पाई जाती है, मतलब ऊपर ही ऊपर पाई जाती है। ये लगभग 90% कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ कौन सा, फसल अवशेष हो गया, गोबर हो गया, ठीक है, ये सारे कार्बनिक पदार्थ, और 10% मिट्टी खाती है। ये प्रजाति क्या करती है कि 1 मीटर से कम गहराई पर रहती है, मतलब 1 मीटर से ऊपर रहती है, और लगभग 90% कार्बनिक पदार्थ खाती है और 10% क्या खाती है, मिट्टी खाती है। अब देखो ये केचुए सबसे उपयुक्त माने गए हैं। इन्हें जो केचुए होते हैं इनको किसान का मित्र कहा जाता है। ये आप बात ध्यान रखना, केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है, केंचुओं को किसान का क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। ये 1 मीटर से कम गहराई पर पाए जाते हैं, और ये यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 90% है, और मिट्टी खाते हैं कितनी प्रतिशत है, यहाँ पर 10% मिट्टी खाते हैं, ठीक है। और ये जो केचुए होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है कंपोस्ट बनाने में, क्या बनाने में, कंपोस्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, बनाने में प्रयोग। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो केचुए होते हैं 1 से 3 मीटर गहराई पर पाए जाते हैं, 1 से 3 मीटर मतलब 3 मीटर से ऊपर पाए जाते हैं, 1 से 3 मीटर गहराई पर गहराई में पाए जाते हैं, और ये लगभग 50% कार्बनिक पदार्थ और 50% क्या पाए जाते हैं, क्या खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो ये वाले केचुए होते हैं इंडोजिक जो केचुए होते हैं वो होते हैं 3 मीटर से अधिक गहरे, 3 मीटर से अधिक गहराई पर पाए जाते हैं, और ये लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ और 90% क्या खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, क्या खाते हैं रे, मिट्टी खाते हैं। देखो 3 मीटर से अधिक गहराई पर पाए जाते हैं और 10% कार्बनिक पदार्थ और 90% मिट्टी खाते हैं। देखो ये ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए ये कार्बनिक पदार्थ ज्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपलब्धता होती है। इसके बाद में हम बात करें जो मध्यम गहराई के 50% कार्बनिक, 50% क्या खाते हैं, लगभग आधा गोबर खा लेते हैं और आधा क्या कर लेते हैं, मिट्टी खाते हैं, मतलब 50% हो जाता है। और ये जो केचुए होते हैं यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये 10% कार्बनिक पदार्थ, बाकी क्या खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। तो इस प्रकार से केचुए पाए जाते हैं। इसकी प्रजातियां और देखेंगे हम। देखो डायोजिक जो प्रजाति है इसका प्रयोग भी हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लाभदायक होते हैं। ये सबसे ज्यादा यहाँ पर लाभदायक होते हैं। और यहाँ पर इंडोजिक जो है ये इनका प्रयोग किया जाता है जल निकास में प्रयोग किया जाता है या लाभदायक होते हैं। देखो ये जल निकास का कार्य कर लेते हैं, ये किसका कार्य कर लेते हैं, कंपोस्ट बनाने, वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो केचुए होते हैं वे विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, आपके जो पदार्थ है उनको खाकर क्या कर देते हैं, वर्मी कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं और अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं। ये जल निकास में सहायक होते हैं, मृदा में जल धारण क्षमता, वायु रंध्रता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, ये भी होते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा उपयुक्त माने जाते हैं जल निकास के लिए, क्योंकि ये नीचे गहराई में जाकर बिल बना देते हैं, बिल के माध्यम से पानी नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब मैं इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, मैं यहाँ पर इसकी प्रजातियां लिखूंगा।
कौन कौन सी इसकी प्रजातियां होती है या कौन कौन सी नस्लें होती है, इसकी नस्ल कह सकते हो इसकी, ठीक है। उतारो उतारो जल्दी से। ठीक है, पेरेनिप्स से केचुआ, ठीक है, फेरेटिमा, आइसिनिया फेरेटिमा, इलोनगेटा और आइसिनिया फोइटिडा, ठीक है। ये जो प्रजातियां होती है ये क्या होती है, इसकी प्रजातियां होती है, क्योंकि यही जो केचुए हैं इन्हीं प्रजातियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रजातियां होती है वही प्रजातियां क्या होती है, काम में आती हैं, ठीक है। अब आइसिनिया फोइटिडा जो प्रजाति है ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है और राजस्थान में सबसे उपयुक्त पाई जाती है। तो राजस्थान की दृष्टि से कौन सी प्रजाति सबसे उपयुक्त है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा जा चुका है। आइसिनिया फोइटिडा राजस्थान की दृष्टि से सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी हो जाती है आपकी, आइसिनिया फोइटिडा, यहाँ पर ये प्रजाति सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्लियर है। अब इसके बाद जो आगे का टॉपिक रहेगा वो आगे का टॉपिक हम कल करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्लियर है, ठीक है। धन्यवाद, कल मिलते हैं।